आप लोगों को आज एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर ले जा रही हूँ मैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को सीरियल में हम देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के पार्ट को हम देख ही रहे हैं, और लोकगीतों के पार्ट में कहीं कहीं बीच में कई गाथाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन स्पेशली गाथाएं हमको आज देखनी है कि स्पेशल गाथाएं कौन कौन सी हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंध रखती हैं, और ये गाथाएं प्राचीन काल से मतलब घटित हो चुकी है। देखिए, ये साहित्य से भी संबंधित हो जाता है। जब छत्तीसगढ़ का आप साहित्य देखोगे तो साहित्य की कैटेगरी में आपको ये जो मैं गाथा बताने वाली हूँ वहां पर दोबारा पढ़ना होगा। तो आप इन्हीं चीजों को एक बार पढ़ लो, छत्तीसगढ़ के पूरे अध्ययन में पढ़ लो और छत्तीसगढ़ के साहित्य की दृष्टि से भी पढ़ लो। आप यहाँ पे देखोगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का जो साहित्य का जो सृजन हुआ है वो 3 कालों में विभाजित हुआ है। छत्तीसगढ़ का साहित्य सृजन कहना चाहिए, या साहित्य का जो शुरुआत हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। 3 चरणों में हम बांटे हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से। कई इसमें साहित्यकारों ने अपने अपने मतों को दिया है। तो सबसे पहला है इसमें प्राचीन काल, मतलब जो प्राचीन काल में जो भी राजा रानी जो भी संबंधित थे वो सब यहाँ पर आपको गाथा देखने को मिलेगी प्राचीन काल में। इस गाथा में आपको क्या मिलेगा, लिखित में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोला जा रहा है, गाकर सुनाया जा रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, गाथा में आ जाएगा। जितनी गाथाएं यहाँ पर होंगी वो सब यहाँ पर प्राचीन काल में चली आएंगी। कोई राजा थे, उनके बाद उनके जीवन में क्या हुआ उसको उस जनजाति या उस समाज के द्वारा गाकर बताया जाता है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 स्टेजों में छत्तीसगढ़ के साहित्य का सृजन हुआ है या रचना हुई है। तो पहला देख रहे हैं प्राचीन काल, जो गाथा काल से संबंधित हो जाता है। दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जैसे फूल कुंवर की रचनाएं, गोपल्ला गीत, यानी कि आदि। इसमें मध्यकाल की जो रचनाएं होंगी उसको अलग से देखा जाएगा, क्योंकि ये साहित्य वाले चैप्टर की बात हो रही है। यहाँ पे मैं ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी, जो मैं आज बताने जा रही हूँ उस पर मैं ध्यान दूंगी। फिर तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल तो यह देख रहे हो साहित्य सृजन को या साहित्य के जो बढ़ोतरी हुई है वो 3 कालों में हुई है। एक प्राचीन काल के साहित्य, दूसरा है मध्यकाल के साहित्य, और तीसरा है आधुनिक काल के साहित्य। आप तीनों को पढ़ोगे, क्योंकि साहित्य में आपको तीनों से ही पढ़ना होगा। कैसे कैसे साहित्य का अब तक वर्तमान काल तक पहुंचे हैं वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। मैं आपको यहाँ पे एक मदद कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर जो प्राचीन काल में है जो गाथाओं का सृजन हुआ है, जो गाथाएं मतलब गा कर बोल कर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित की गई हैं, लिखित साक्ष्य ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी को बाद में लिखा भी गया है, तो हमारे सामने ये दिख रहा है। तो ये जो गाथाएं हैं मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी। मध्यकाल बाद में देखा जाएगा, क्योंकि साहित्य वाले चैप्टर में आएगा। जो गाथाएं मैं बताने जा रही हूँ ये छत्तीसगढ़ के आपके चैप्टर में कहीं कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बीते हुए एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। चलिए मैं आपको बताती हूँ प्राचीन काल में जो गाथा काल है उसके बारे में। देखिए, मैं अभी आपको मैं बता रही हूँ कि प्राचीन जो कालीन जो रचनाएं हैं, प्राचीन कालीन जो साहित्य या प्राचीन कालीन गाथा सृजन का जो काल था उसको जान लीजिए कि उसका जो समय था, कालखंड था, वो कौन सा था। तो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य का था। जो भी प्राचीन काल की गाथाएं चली थी उस समय, वो उसका जो समय था 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक के जो मध्य का समय था वो था प्राचीन समय, प्राचीन काल, और गाथा काल में आ जाता है। इसके बाद का समय परिवर्तित हो जाता है, अपडेटेड कुछ हो जाते हैं तो मध्यकाल आता है। फिर उसमें अपभ्रंश जुड़ जाता है, तद्भव शब्दों का निर्माण हो जाता है, वो आधुनिक काल में चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बताया प्राचीन कालीन रचनाएं, इसका ये है जो तिथि है, ये है इस 1000 से 1500 ईस्वी के मध्य लिखा गया। अब इसमें कौन कौन सी गाथाएं आती हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए 3-4 प्रकार की ही गाथाएं आती हैं। एक तो आपका वीर
वीर रस से संबंधित गाथाएं आ जाती, जैसे कि प्राचीन काल के जो राजा हैं, महाराजा हैं, किस तरह से वीरता का प्रदर्शन करते थे, वो गाथाएं आ जाएंगी। उसके बाद कुछ धार्मिक गाथाएं आ जाएंगी कि कैसे कुछ धार्मिक चीजें चली थी प्राचीन समय में, हुए थे कई चीज, तो वो धार्मिक गाथाएं आ जाएंगी। और कुछ प्रेम परक गाथाएं आ जाएंगी कि एक राजा का एक रानी से, एक राजकुमारी का एक राजकुमार से कैसा प्रेम पनपा था, और ये प्रेम ऐसा ही नहीं था, ये प्रेम मरने के बाद भी आज भी उनके जीवित है, तो प्रेम गाथाएं पढ़ेंगे। इसका मतलब हम 3 प्रकार के देखेंगे गाथा। एक हो जाएगा वीरता से संबंधित गाथा, दूसरा हो जाएगा क्या, उनके प्रेम से संबंधित गाथा, और तीसरा हो जाएगा धार्मिक संबंधी गाथा, धार्मिक गाथा इसमें हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं धार्मिक गाथा। धार्मिक गाथा में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आप देखोगे फूलबासन की गाथा। फूलबासन की गाथा को पिछले पीएससी में पूछा गया है, तो सोच लीजिए कि आप ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं बना कई लोगों से, क्योंकि उसमें श्लोक पूछ दिया गया था। फूलबासन का उठाकर गाथा का एक चैप्टर ही पूरा पूरा एक पन्ने में लिखकर पूछ दिया गया था, जिसको हिंट करने वालों को बन गया, नहीं नो ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धार्मिक गाथा में हम देखेंगे फूलबासन की गाथा। फूलबासन की गाथा देखना है। अगर यहाँ पर फूल कुंवर भी एक आएगा, फूल कुंवर की गाथा मध्यकाल में है, मैंने अभी भी बताया था, फूल कुंवर की गाथा मध्यकाल में आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फूलबासन करना है कि फूल कुंवर करना है, अगर आपके आंसर और क्वेश्चन पे देखा जाए तो। छोटी सी यहाँ पे मैं लिंक बता दूंगी। फूलबासन में क्या लगा है, बास। चलो यहाँ पे मैं तुमको याद भी करवा देती हूँ, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो फूल कुंवर और फूलबासन में आपको दिक्कत हो सकता है और सारा आंसर पलट जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो फूलबासन है, यहाँ पर बास, यहाँ पे बास लगा है, बास। तो किसमें बास होगा, फूल में ही बास होगा, मतलब यहाँ पर फूल की बातें की गई हैं, फूल या पुष्प की बातें की गई है। कैसे की गई है, मैं इसकी गाथा आपको थोड़े से शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपका एग्जाम बन जाएगा यहाँ पर। तो फूलबासन में एकदम याद रखना कि ये कोई वीर परक गाथा नहीं है, ना ही ये कोई प्रेम परक गाथा है, ये सिर्फ एक पुष्प पे आधारित गाथा है। इसलिए बास को मैंने यहाँ पे याद कराया, चीजों में से ही निकाल के मैंने चीजों को याद करवा दिया। बास लगा है तो क्यों लगा है, उससे मैंने इसको याद करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे पंडवानी, पंडवानी को हमने सब देख लिया है, पंडवानी भी है, लेकिन इस पंडवानी का दूसरा थोड़ा सा अर्थ है, ये पंडवानी कोई दूसरी है। इसमें द्रौपदी की बातें हैं, द्रौपदी का अपने मायके जाने से संबंधित है, जो कि प्राचीन काल की बातों में आ रहा है। हम जो पंडवानी देख रहे हैं वो महाभारत में आज भी चल रहा है, वो आधुनिक काल में भी आ रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ये प्राचीन काल की गाथा देख रहे हैं। तो द्रौपदी का मायके जाने का आग्रह इसमें गाया जाता है, आग्रह। इसको बस 1 लाइन इसको याद रखना है। इस पंडवानी में जो प्राचीन काल में पूछा जाएगा तब आप इसका आंसर लोगे। प्रश्न पे जाना है, ये भी पंडवानी है, वो भी पंडवानी है, वहां भी पंडवानी मिलेगा, लेकिन आपके प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है इस चीज को दिमाग लगा के आपको उत्तर लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए प्रेम गाथा। धार्मिक गाथा देख लिए, फूल कुंवर की गाथा, पंडवानी गाथा। हम अब देखेंगे प्रेम गाथा। प्रेम गाथा में क्या आ जाएगा, अहिमन रानी की गाथा। प्रेम गाथा में आ जाएगा अहिमन रानी की गाथा, फिर आ जाएगा केवला रानी की गाथा। ये गाथा है, ये प्रेम से संबंधित है। इनके जीवन में कितनी दुर्घटनाएं हुई, क्या नहीं हुआ इनके साथ, मतलब बहुत खतरनाक है ये जो गाथा आपको मैं बताऊंगी। इतने खतरनाक स्ट्रेंज पे चला है ये गाथा, लेकिन उसके बाद भी प्रेम को माना गया सर्वोपरि। तो यहाँ पे बोला जाएगा प्रेम गाथा, अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा। फिर इसी में एक आ जाएगा रेवा रानी की गाथा। तो 3 चीज आपको हमेशा कंठस्थ से याद रखना है। प्रेम गाथा में कौन कौन से हैं, टिक लगाने के लिए आ जाएगा, क्या अहिमन रानी की गाथा प्रेम गाथा है या नहीं है, ऐसे 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक आपका दूसरा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि प्रेम गाथा में अहिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी, 3 ठोक स्लोगन टाइप का याद रख लो, अहिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी। इनकी जो गाथा है ये प्रेम गाथा है। अब आइए वीर गाथा, क्योंकि मैंने बताया था कि वीर वाली बातें भी हुई हुई, क्योंकि वहां जो राजा महाराजा है काफी वीरता का उनका रहता है कार्यकाल। तो यहाँ पर देख लीजिए वीर गाथा में कौन आएगा, कर्ण राय की गाथा। कर्ण राय इनका पूरा नाम है, लक्ष्मी निधि कर्ण राय की गाथा। क्योंकि आप इसको छत्तीसगढ़ के नामकरण वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे छत्तीसगढ़ पढ़ता चला गया, उसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे लक्ष्मी निधि कर्ण राय, जो खैरागढ़ रियासत के राजा थे। और इनके राज्य में एक इनका जो कवि था दलपत, वो भी इनके कार्यकाल में, मतलब इनके कार्यकाल में इनका एक कवि था।
जो बोले थे ये, उसी में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। तो आप जब छत्तीसगढ़ के नामकरण का सीरियल देखते जाओगे क्रम वाइज, तो कर्ण राय का आपको वहां पर फिर उल्लेख होगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। हम देख लिए इनको तीनों कैटेगरी, हमको क्या क्या पढ़ना है, चलिए अब हम देखेंगे फूलवासन की गाथा। सबसे पहले हम देख रहे हैं धार्मिक गाथा में फूलवासन की गाथा। फूलवासन में मैंने बता दिया था कि कैसे याद रखना है कि क्या चीज से संबंधित है फूलवासन। यहाँ पर लगा है बास, मतलब हमको फूलों की बास से संबंधित ही कुछ बात करनी है, फूलों की बास। ये ट्रिकी है याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे हमको मिलेगा फूल कुंवर की गाथा। फूल कुंवर की गाथा, जिससे आपको मैच नहीं करना है, इसका उसमें आंसर आपको नहीं मिक्स करना है। फूल कुंवर की गाथा में मैं जो बताऊंगी वो बिल्कुल नहीं है। मैं जो बताऊंगी फूल वासन की गाथा है। वासन में बास है, बास मतलब फूल की सुगंध से संबंधित हो जाता है। बास अच्छा हो या खराब, कोई फूलों का कई प्रकार का खुशबू होता है, अच्छा भी होता है, नहीं भी अच्छा होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है फूल वासन किसी फूल से संबंधित ही आपको बात बताई जाएगी यहाँ पर, उसी से संबंधित है। और फूल कुंवर का संबंध है मुगलों से आक्रमण का, वीर रस वाले में आ जाएंगी, वीरता वाले में आ जाएंगी, जो ये मध्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर हम प्राचीन काल की बात देख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले कि देखिए हमको कुछ यहाँ पर फूल वासन के हम श्लोक लाए हैं। क्यों लाए हैं आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इस श्लोक को पढ़िए और समझिए कि इसमें बोली क्या जा रही है। आप अपने कॉमन सेंस को लगाइए कि अगर ये बोला जा रहा है तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, ये कह क्या रहा है, ये चाहता क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बड़ सतैसा धारी, बड़ सतैसा धारी, लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मूंगन के दार पकाई, हरी मूंगन के दार पकाई, बिगन सिकुन के पतरी बना के। अब देखो ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ है, और ये फूल वासन की जो गाथा है उसका एक पार्ट को परीक्षा में सीधे सीधे उठाकर ला दिया गया था। पूरा का पूरा एक पन्ने में लाया गया था। यह कविता जो गाथा है एक पन्ने भर में पूरा ये पूछा गया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन इसमें उत्तर निकालने का टेक्निक था। जिसने पढ़ा होगा फूल वासन की गाथा को एक बार भी आंखों से सरसरी नजर से गुजारा होगा, तो उसमें इतना बस याद रखना चाहिए था कि फूल वासन की गाथा में सीता और लक्ष्मण का संवाद है। फूल वासन की गाथा में सीता जी और लक्ष्मण जी का संवाद है। तो यहाँ पर अगर लक्ष्मण जी को देख लोगे तो आंसर आपका निकल कर आ जाता। उसमें पूछा भी गया था फूल वासन की गाथा से संबंधित है, फूल कुंवर की गाथा से संबंधित है, दोनों ऑप्शन आ गए थे। देखिए फूल कुंवर को मैंने बता दिया मध्यकाल में है, और वीर रस वाले चीजों में आएंगी वो, और मुगलों से आक्रमण वाले में आएंगी। जरा भी पुष्प से संबंधित नहीं होगा, लक्ष्मण से संबंधित नहीं होगा। लेकिन फूल वासन की जो गाथा है वो सीधे सीधे लक्ष्मण जी से संबंधित है। होता क्या है देखिए, इसमें आप अगर लक्ष्मण जी को पकड़ लेते हैं ना उस समय जो जिन्होंने गलत बनाया था, बस इतना याद होना चाहिए था कि सीता और लक्ष्मण का संवाद है इसमें, उससे ही सारा आंसर ये बन गया होता। लक्ष्मण जी दिख रहे हैं इसमें, लक्ष्मण जी की बात आ गई थी, तो उसी से ये आंसर पूरा पकड़ में आ जाता। देखिए ये सीजीपीएससी प्री 2021 में आया था, पूरी की पूरी ये गाथा को रख दिया गया था, और सीजीपीएससी मेंस 2015 में ये भी पूछा गया था। ये इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फूल वासन की गाथा, क्योंकि एग्जाम अब ऐसी ऐसी चीजों से आ रहा है जो आप कम पढ़ते हो या नहीं जानते हो, उन चीजों से एग्जाम अब आ रहा है। पूरा का पूरा गाथा रखने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि कोई किसी ने नहीं पढ़ा था गाथा को, उसके बाद ये गाथा पढ़ना चालू हो गया। चलिए हम चलते हैं फूल वासन की गाथा पे। थोड़ी सी इसकी एक पिक्चर देख लीजिए। देखिए ये एक फूल वासन की गाथा का पिक्चर है। इसमें छत्तीसगढ़ी कहानी है फूल वासन की गाथा का। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी सीता जी के बीच का संवाद है, और सीता जी कुछ कह रही हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी उसका कुछ उत्तर दे रहे हैं। दोनों के बीच की जो संवाद है उसके बारे में फूल वासन गाथा में कहा गया है। चीजों को अच्छे से याद रखना, हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ आपके लिए सहायक हो जाए एग्जाम में, है ना। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
चलिए देखते हैं। अब हम फूलवासन की गाथा के बीच में चलते हैं कि क्या है इसके मध्य में बातें। तो ये सीधे सीधे आपको आंसर में आ जाएगा कि रामायण काल से संबंधित अगर राम सीता जी या लक्ष्मण जी की बातें हो रही है, उससे जुड़े कई कैरेक्टर किरदारों की बातें हो रही हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगे, रामायण काल में आ जाएंगे। तो ये प्रश्न की दृष्टि से फूलवासन की गाथा सीधे सीधे संबंधित हो जाता है रामायण काल से। अगला एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है, जो पढ़ा है उसी का बनेगा कि फूलवासन की गाथा किन चीजों से संबंधित है, तो रामायण काल से संबंधित है, न कि महाभारत काल से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है। इस चीज को पूरी की पूरी ध्यान रखेंगे कि फूलवासन की गाथा में सीता और लक्ष्मण जी का संवाद है, बातचीत है, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसकी गाथा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सीता जी यहाँ पर क्या बोलती हैं लक्ष्मण जी से, उस चीज को भी जान लीजिए। सीता जी लक्ष्मण जी से बोलती हैं कि भैया लक्ष्मण, मैं सपने में सो रही थी, मुझे सपने में ना एक फूल मुझे दिख रहा था, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुपम, एकदम बहुत अच्छा। भैया मुझे उस सपने में वो फूल दिख रहा था, क्या वो फूल आप मेरे को ला सकते हैं? लक्ष्मण जी बड़े परेशान, ऐसा फूल तो वो नहीं देखे थे, लेकिन सीता जी के सपने में वो चीजें करके ला दो ना भैया, आप बहुत अच्छे भैया हो ना, मुझे वो पुष्प चाहिए जो मैंने अपने सपने में देखा है, इतना विशाल पुष्प भैया, मेरे लिए तो आप ला सकते हो ना। तो भैया देवर भैया सब है वो। तो माता का बात सुनकर वह चिंतित पड़ गए कि ऐसा पुष्प तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ऐसे पुष्प का पता करता हूँ। तो उन्होंने इसकी खोजबीन चालू की। तो देखिए यहाँ पर, देखिए सपने में फूल देखने के बाद लाने का माता ने विनती किया। अब माता का आग्रह, उन्होंने तो बहुत सारा आग्रह अपने भैया से कर ही रही हैं। अब देखिए यहाँ पर, जब राजा जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने पता लगाया कि आखिर ये फूलवासन है क्या, सुना तो उन्होंने सुन लिया कि हाँ फूलवासन कोई चीज है, कोई फूल है, लेकिन कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ पर है ये जगह। तो यहाँ पर देखिए भौरागढ़, नाम को याद रखिएगा इस चीज को, भौरागढ़ के राजा सालकेवरा, भौरागढ़ के राजा, बस इतना याद रखिए, जो उसमें मिला है साक्ष्य उसके आधार पे है, नाम को बस याद कर लीजिएगा। भौरागढ़ के राजा सालकेवरा की छोटी बेटी से संबंधित हो गया। अब ये फूलवासन कैसे संबंधित हो गया, देखिए जो भौरागढ़ के राजा थे सालकेवरा, उनकी 7 बेटियां थी, 7 बेटियां उनकी थी। 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी कौन, फूलवासन। अब देखिए 7 बेटियां, जो सरोवर होता है उनका, सरोवर बहुत स्टैंडर्ड का सरोवर होता है, राज्य सरोवर जिसको बोला जाता है, उसमें वो नहाने जाते हैं। सबसे छोटी पुत्री रहती है, वो नहाने जाती है। वो जो सरोवर का रहता है, सरोवर के मध्य में जाकर वो नहाना चाहती हैं, लेकिन उनके पिताजी जो है राजा और उनकी 6 बहनों ने उन्हें क्या किया, मना कर दिया कि नहीं आप मध्य में जाकर नहीं नहाओगी, खतरा होता है, पानी गहराई है। तो दिन में मध्य रात्रि को उनके अंदर जिज्ञासा थी, मैं तो जाऊंगी नहाने। तो मध्य रात्रि को सारे बहनें सो गई, पिताजी ध्यान नहीं दिया, तो मध्य रात्रि को उठकर क्या की, वो सरोवर में जाती और सरोवर के मध्य में जाती है एकदम से, आधी रात मतलब मध्य रात्रि, और उसी समय जब सब सो गए रहते थे तो वो सरोवर में जाकर मध्य में बीच में पहुंच जाती थी। और जाने के बाद क्या होती थी, एक फूल बन जाती थी। जाने के बाद क्या होता था, एक फूल बन जाती थी। उसी फूल को माता रानी ने, माता सीता ने सपने में देखा था, उसी फूलवासन को माता ने सपने में देखा था, उसी फूल को लाने का आग्रह वो कर रही थी। लक्ष्मण जी सारी चीजें पता लगा लिए, बस इसी से संबंधित है ये फूलवासन की गाथा। इतने तक ही उसमें वर्णन आता है कि माता ने उसी फूलवासन को लाने का आग्रह भैया लक्ष्मण से की थी। तो इसमें आपको देखने को मिल गया फूलवासन की गाथा किससे संबंधित है, सीधे सीधे लक्ष्मण जी से संबंधित है, और लक्ष्मण जी और सीता जी के संवाद से संबंधित है। और एक पुष्प, फूलवासन पुष्प के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, और यह रामायण कालीन समय की बातें हो जाती हैं। और ये जो राजा थे उनके, भैरागढ़ के राजा सालकेवरा के पुत्री से संबंधित हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन में कभी आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसको बना सकते हो। चलिए एक गाथा हम लोग यहाँ पर और कंप्लीट करते हैं। जो गाथा आप देखने जा रहे हैं वो, इससे आपको समझना है, इससे आपको जानना है कि प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था, जो आज गाथा के रूप में प्रचलित है, जो राजा और महाराजाओं से संबंधित हो जाता है। ये प्राचीन काल की बात है, जो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में घटित घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं, जिसे हम आज काल्पनिक रूप से पढ़ रहे हैं, और हमारी परीक्षा की दृष्टि से उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाथाएं मतलब उस पीढ़ी से इस पीढ़ी तक पहुंचा हुआ है।
तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अहिमन रानी की गाथा। याद रखेंगे अहिमन रानी है ये, अहिमन रानी की गाथा हम देखने जा रहे हैं। इसमें खास खास क्या बातें हैं, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की एक पौराणिक गाथा हो जाती है, प्राचीन काल या आदि काल से संबंधित पौराणिक गाथा है ये, और मध्यकाल में नहीं लाएंगे आप, आधुनिक काल में भी नहीं लाएंगे, ये सीधे सीधे आदि काल में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, ये राजा वीर सिंह की पत्नी थी। इस क्वेश्चन पे आपको मैचिंग करने के लिए आएगा, आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का श्रृंखला मैं आपके लिए किसी दिन ला दूंगी। तो यहाँ पर रानियों को एक तरफ रखा गया है और उनके पति हैं जो राजा, उनको एक तरफ रखा गया है। आपको मैचिंग करना है कि किसकी पत्नी और किसके महाराजा कौन थे, तो दोनों को आपको मैचिंग भी करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अहिमन रानी किसकी पत्नी थी, तो राजा वीर सिंह की पत्नी थी। इसमें अहिमन को देखो ट्रिकी कर लो थोड़ा सा, इसमें लगा है क्या, मन। अभी मैंने 2-3 और चीज बताई हैं, अहिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी, उसमें कोई मन चीज तो आया नहीं, तो आपको मैचिंग करने में यहाँ पे आसान किस चीज से हो जाएगा, इसमें आया है मन। मन में वीर की बातें, मन से वीर रहो ना, वीर कैसे हो गया, अपने मन से रहोगे, मन के दृढ़ रहोगे तभी तो वीर होगे। तो आपको यहाँ पर जोड़ने का एक लिंक मिल गया, जैसे आप याद रख सकते हो कि अगर मैचिंग में आएगा तो अहिमन रानी को वीर सिंह से मैं कैसे जोड़ूं, तो यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिकी स्टाइल बता दी है। तो जो अहिमन रानी है वो राजा वीर सिंह की पत्नी है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनको भी देखो, रानियों को ना सरोवर में नहाने की बड़ी इच्छा रहती है। सरोवर मतलब उनको बड़ी जिज्ञासा रहती है सरोवर में सबके साथ ग्रुप में नहाने की ना। तो चूंकि उनके यहाँ तो कूप भी रहता है महल के अंदर, और कूप रहता है, बावड़ी रहता है, महल के अंदर एक अलग से क्या रहता है, सरोवर भी रहता है, लेकिन वो बाहर जाकर नहाने की भी इच्छा व्यक्त करती है, जो अपनी सहेलियों के साथ मतलब आग्रह करती हैं। तो उनकी इच्छा हो रही है। अब देखें यहाँ पर उस इच्छा, उस कामना के बाद क्या क्या ट्रेजेडी होती है यहाँ पर समझते हैं। अब तालाब जाने की उनकी इच्छा प्रकट होती है, तो अपनी सास से पूछती हैं कि सासू माँ, मैं नहाने जा रही हूँ तालाब में, आप मुझे जाने दीजिएगा। तो उसकी सास बोलती है कि महल में इतने सारे कूप हैं, अलग से सरोवर है आपके नहाने के लिए, एक बनाया जाता है कुंड टाइप का रानियों के लिए, पुष्प जिसमें बिखरे रहते हैं, खुशबू रहता है, वो सब है, आप यहाँ पर नहाओ, आप क्यों जाओगी बाहर में। लेकिन वो बोली, नहीं माता जी, मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत मन कर रहा है, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। बहुत बहुत मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा घुमा के मना ली वो, तो फिर वो चली गई। तो अपनी 14 सहेलियों को, ये 14 सहेलियों को याद रखिएगा, कितनी सहेलियों के साथ जा रही हैं, 14 सहेलियों के साथ वो निकल गई सरोवर की ओर, तालाब की ओर, तालाब की ओर चली गई नहाने के लिए। अब वो नहाने में व्यस्त थी अपनी सहेलियों के साथ। उनका जो एक कलश था, कलश उनका ऐसी मिट्टी का तो नहीं रहता है, कुछ स्पेशल कलश था रत्न जड़ा हुआ, उस कलश को वो किनारे रख दी थी और किनारे रख के नहा रही थी। अब नहाने पर क्या हुआ, वहां पर एक थोड़ी सी बदमाशी, कोई करता है ना बदमाशी, तो एक व्यापारी आ गया, थोड़ी सी उसने सोचा कि इन कन्याओं के साथ, अब बाहर में वो रानी तो दिख नहीं रही थी नहाते समय, ना ही उसका परिचय दिख रहा था, तो बोला इन कन्याओं को थोड़ा सा बदमाशी किया जाता है, क्यों यहाँ आके नहाने चली आई है मेरे गांव में। तो वो कलश को क्या कर लेता है, उठा के ले जाता है, उन सबसे हटा देता है, यानी कि कुल मिला के एक बदमाशी करता है, हटा देता है। तो वो देखो, वो कलश को, घड़ा को ले जाता है। अब रानी निकलती है अपनी सहेलियों के साथ, तो उनको खोजती है चारों तरफ। तो वो व्यापारी के पास जाती हैं कि मैंने तुमको देखा था, लगभग तुम ही आ रहे थे यहाँ पर, तुमने मेरे कलश को लिया है। तो व्यापारी बोलता है, हाँ लिया है, तो अब चलो कैसे लोगी। तो बोलती है रानी की, बताओ नहीं दोगे तो क्या है, कैसे करोगे। तो बोलता है कि तुमको पासा खेलना होगा, अगर पासा में तुम जीत जाओगी तभी मिलेगा ये कलश, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब रानी नहा धो के पासा खेलने बैठ गई, है ना, पासा चौपड़ वहां पर बिछाया गया और खेलना चालू की गई। अब उसने इसी शर्त पे देने का ही रखा था कि आप जीतोगी तभी इस कलश को, इस नक्काशी वाले जड़े कलश को तभी आप ले सकते हो। अब रानी क्या होती, खेलते खेलते अपने जितने गहने भी पहने थे वो भी हार जाती है, एक एक करके सारे गहने हार जाती हैं, हाथों के कंगन, हाथों पूरा वो जेवर से विहीन हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास हारते हारते। एक तो ना खेलती होंगी तो इतना जानकारी नहीं रहा होगा, तो धीरे धीरे सारी चीजें वो हार गई यहाँ पर। अब हारने के बाद रोने लगी, मसैड करके एक तरफ बैठ गई कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी सास और मेरे पति पूछेंगे कि रानी आपका जेवर क्या हुआ, आप मुझ पे शंका करेंगे कि मैं अपना जेवर किसी को दे आई हूँ, तो मेरे से विवाद होगा, अब मैं घर कैसे जाऊं, मैं जाने लायक नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि जेवर के बिहीन रानियों का
कुछ नहीं समझ में आता है, रानी अधूरी हो जाती है ना। तो उनका जेवर, उनका श्रृंगार उनको एक रानी बनाकर रखता है। तो यहाँ पर अब उससे बोली तो व्यापारी थोड़ा नर्म हो गया और व्यापारी के हृदय में बातें आ गई कि भाई ये तो माताएं हैं, मेरे को समझना होगा इनकी परिस्थिति को, पता नहीं मेरी वजह से कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो पूछता है कि माता आप कहाँ की रहने वाली हैं। तब यहाँ पर देखो कुछ चीजों की शुरुआत होती है। तो माता जो रानी रहती हैं यहाँ पर, अहिमन रानी, वो बताती हैं कि दुर्ग राज में मेरा मैके है, दुर्ग राज की मैं बिटिया हूँ, दुर्ग राज मेरा मायका लगता है। तो व्यापारी बोलता है कि दुर्ग राज की आप बेटी हो, तो मैं भी तो यही कहा हूँ, मेरी भी आप मेरी बहन लगती हो इस हिसाब से। अब तो आपको मैं अपनी बहन मान लेता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं आपको वापस कर दूंगा। तो वो चीजें भी दे दिया, जो रानी से उसने जीती थी उसको भी दे दिया, प्लस उसने नए नए गहने अपने, भाई व्यापारी छोटा मोटा व्यापारी नहीं था, वो अच्छा व्यापारी था, बहुत सारे नए नए गहने उनको अपनी बहन के तुल्य मानकर उनको सारी चीजें दे दी। रानी सारी चीजें पहन ली और नए वस्त्र भी दिए उनको, मतलब जो वस्त्र उनके राजमहल के नहीं थे उससे अलग कुछ नए वस्त्र थे वो भी दे दिए, और सारे जो जेवरात थे वो पूरे पूरे नए उनको दे दिए वो। और ये अहिमन रानी सारी चीजों को पहन ली। पहनने के बाद अब होती है राजमहल के लिए प्रस्थान करती हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर होता है बहुत ही पलटा हुआ जीवन। अब रानी जैसे ही महल में जाती है, सास पति सारे क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने ये वस्त्र कहाँ से लिए, तुमने यह जेवर कहाँ से लिए, यह आभूषण तुमको किसने दिया। पूरी तरह से चरित्र शंका पर बात आ जाती है। तुम कहाँ गई थी, तुमने ऐसे क्या किया, तुमने ऐसा वस्त्र क्यों धारण किया, तुम राजमहल में जितने वस्त्र थे कहाँ गए वो सब, तुम कहाँ से आ रही हो। बहुत सारा विवाद, बहुत सारा विवाद। अब यहाँ पर रानी के पास कोई उत्तर नहीं था, क्या बताए वो। अब बताती है तो व्यापारी को, जिसने भाई माना था, जिसने बहन माना था, उसका कत्ल भी कर सकता था। तो व्यापारी भाई को उसने बचाने के लिए कुछ नहीं कहा, बोले स्वामी माफ कर दीजिए गलती हो। फिर भी कहाँ से आए नहीं बता पा रही थी, बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी कहाँ से आए। अब यहाँ पर होता है बहुत कठिन समय की शुरुआत। राजा बोलता है चलो जाओ अपने मैके निकल के जाओ यहाँ से, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैके निकलो यहाँ से। तो मैके जाने के लिए चलते जा रही थी। तो राजा अब घोड़े पर सवार होके निकले, बोलते हैं कि रुको रानी, अपने केश लाओ, ये जो केश हैं ये लाओ। लंबे लंबे केश होते हैं रानियों के, उस केश को घोड़े की पूंछ में बांध दिए। अत्याचार अब शुरू होता है, उस केस को घोड़े की पूंछ में बांध देते हैं और घसीटते हुए जोर जोर से ले जाते हैं। रानी का शरीर टूट फूट गया, गल गया, रानी अधमरी हो गई। इस कुछ समय के बाद रानी की मौत हो गई। इतनी मतलब विपदा उन पर आ पड़ी। जो राजा ऐसे थे वो राजा आज उनकी चरित्र शंका पर उनका ये हाल कर दिया। रानी मर गई, रानी का सारा शरीर छितिर बितिर हो गया, रानी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या होता है देखिए, रानी का जो पार्थिव शरीर था रोड के किनारे, सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और राजा छोड़ छाड़ के अपने राज्य में वापस आ चुके थे। उनको चरित्र शंका पर उनको मतलब नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हें ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें सजा दे दी, अब मेरे तुमको नहीं जानता। वहां से उसको छोड़कर चले आए। और उसके बाद उसी रास्ते से शिव पार्वती जी, चूंकि हम बात कहाँ की कर रहे हैं, प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, यानी कि आदिकाल की बात कर रहे हैं, जहां पर भगवान यूं ही विचरण करते रहते थे। राजा महाराजाओं को भगवान यूं ही दिख जाया करते थे, पुकारने पर, स्मरण करने पर आ जाया करते थे। तो उस रास्ते से शिव पार्वती जी गुजर रहे थे। शिव पार्वती जी जाते हुए देख रहे थे, और वो क्योंकि वो तो भगवान है, अपने विश्व के सारे बच्चों को वो जानते हैं कि कौन बच्चा उनका कहाँ पर है, किसको क्या देना है, भगवान के हाथों में तो सब कुछ है। तो जा रहे थे तो देखा कि यहाँ पर पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। अरे महाराजा शिव जी को बोले कि प्रभु ये तो अहिमन रानी का शरीर है, ये वो जो वारदात हो रही थी, जो इनके बीच में घटना हो रही थी, उसके बाद ये तो मृत हो गई है। तो उन्होंने शिव जी से आग्रह किया, स्वामी जी आप रानी को जीवित कर दीजिए, आप इस माता को जीवित कर दीजिए। शिव जी बोले कि तुम भी क्या क्या आग्रह करते रहती हो, छोड़ो चलो, बहुत सारे ऐसे मिलते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वामी जी आप इनको जीवित कर दीजिए, मेरा आग्रह मान लीजिए, आप इनको जीवित कर दीजिए। ये अभी अभी इनका शरीर ऐसा हुआ है, ये जीवित हो सकती है तुरंत तुरंत अगर आप इसको कर देंगे तो अब माता की बातें प्रभु मान जाते हैं। तो अब आग्रह ही उनका ऐसा रहता है, किसी का जीवन दान से संबंधित रहता है। तो शिव जी उस पर प्राण फूंक देते हैं और
और ये शिव पार्वती जी किसके कहने पर आए होते हैं? जो व्यापारी भाई होता है उसके कहने पर वो विचरण के लिए निकलते हैं। व्यापारी भाई जैसे ही जानता है, मतलब पीछे पीछे वो भी जा रहा था, उसको भी पता था कि आज जो बहन है, आज उसके स्वामी आज उसको मार डालेंगे, आज जीवित नहीं छोड़ेंगे। पीछे पीछे काफी दूरी पर वो भी था। तो वो जब मरा हुआ देखा था रानी के शरीर को, तो वो मतलब वहां पे इतना गर्जना के साथ, माता बताओ, माता माता इस मेरी बहन की रक्षा करो, मेरी बहन मर गई है, मेरी बहन का दोष ही क्या था, माता आओ इसको जीवित करो। शिव जी, पार्वती जी, मतलब उनका सिंहासन को इतना रुदन किए, इतना पुकार किए थे कि माता और शिव जी और पार्वती जी का पूरा सिंहासन डोल गया था। तो उन्हीं के जो प्रेम के प्रलाप से, जो प्रेम का विलाप था, उसी से ये माता शिव पार्वती जी निकले थे। माता को बहुत जल्दी देखो आ जाता है ना, माता थोड़ी क्या होती हैं, वो ममता वाली होती है। तो ये पुकार माता को बहुत जल्दी सुनाई देता है, तो माता ही प्रभु शिव जी को ले चली थी उस रास्ते पर। चलिए प्रभु, कुछ किसी ने पुकारा है। वही चलते चलते ये आपका अहिमन रानी का शरीर उनको मिला था, और आग्रह भी की कि प्रभु आप मेरी बात मान दीजिए, इनको आप जीवित कर दीजिए, आप तो जगत के स्वामी हैं, आप इनको जीवित कर दीजिए। अभी अभी इनके पति के द्वारा लगता है ये ऐसा हत्या हो गया है, आप इनको जीवित कर दीजिए। शिव जी पुकार सुनते हैं और उनको प्राण फूंक देते हैं और वो जीवित हो जाती हैं। जीवित होने के बाद अब क्या होता है? जीवित होने के बाद अब माता जो रहती हैं पार्वती, अब वो उनसे बोलती हैं कि जाओ बेटी, जहाँ पर आपका घर है आप वहां प्रस्थान करो। तो चूंकि जीवित हो गई हैं, उनको सब कुछ स्मरण है, तो वहां पर चली जाती हैं धीरे धीरे अपने पति के घर, पति के राजमहल में चली जाती हैं। और जाने के बाद उनका रूप बदला हुआ होता है, जैसे कि कोई प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। किसी किसी फिल्मों में देखे हो, प्लास्टिक सर्जरी के बाद पहचान नहीं पाता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो तो सबको जानता है, वो सबको जान रही थी ये मेरे पति हैं, ये महल है, मैं यहाँ रहती हूँ, वो सास है, सबको जान रही हैं। लेकिन सामने वाले लोग उनके बदले हुए रूप को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि चेहरा बदल दिया गया था, क्योंकि चेहरा तो पूरा छत बिछत हो चुका था, दूसरा रूप उनको दिया गया था। तो महल में जाके एक काम वाली के रूप में काम करने लगी। जो व्यापारी भाई था वही वहां तक पहुंचाया था, बहन यहाँ पर रहो, और काम वाली कुछ भी काम मिलता है उस हिसाब से धीरे धीरे आप अपना रहना चालू करो। आप सबको पहचान रही हो लेकिन आपको कोई नहीं पहचान रहा। काम वाली के रूप में वो काम करने लगी, चकिया जो पीसते हैं, जो भी काम था महल के अंदर करने लगी। राजा उनको देखने लगा, राजा बहुत मोहित हो गया। दोबारा दोबारा क्या, पहली बार उसकी लेता था। राजा देखकर बहुत मोहित हो गया कि ये बहुत सुंदर महिला है, ये काम वाली है, लगती तो नहीं है, ये तो कोई महारानी लगती है, ये इसकी जो वेशभूषा थोड़ी सी बदल दिया जाए तो ये महारानी दिखने लगेगी, ये कोई काम वाली जैसा स्वरूप इसका नहीं दिखता है। बार बार उसको देखता था, बार बार उसको प्रेम हो गया, उससे मोहित हो गया। फिर बाद में उसने एक दिन कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, आप मेरी रानी बनेंगी? तो फिर व्यापारी भाई आए, उनसे बात की कि राजा ऐसा बोल रहे हैं। तो व्यापारी भाई ने कहा कि महाराज आप स्मरण कीजिए, ये आपकी ही रानी है, ये आपकी ही पत्नी है। बोले कैसे? ये वहीं पर मिली थी जहां पर ये मृत अवस्था में मिली थी, और इन पे शिव पार्वती जी ने प्राण फूके थे, और ये आपके लिए विलाप कर रही थी, मरते वक्त भी मेरा पति कर रही थी। मतलब पति के प्रति इनका प्रेम जो था, माता ने देखा था कि कभी ना कभी आपको दूसरा रूप मिल जाएगा, और आप इनके तरफ जब आकर्षित होंगे तो कहीं ना कहीं पत्नी का प्रेम जागृत हो जाएगा। जो हुआ वो गुस्से में हुआ था, लेकिन आपको जब दूसरा ये जन्म मिला है तो आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम कर लेंगे, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था। हुआ भी एकदम वैसे ही। राजा को पता चला, राजा बहुत मतलब रो दिए उसमें कि माँ मुझसे गलती हुई थी, और रानी का दूसरा जन्म है, ये रानी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब मैं रानी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या चीजों से आदमी गुजरा। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, नायक नायिका का जो होता है संघर्ष, नायक नायिका के बीच में जो होता है संघर्ष की बात आ गई। इस जो गाथा में जो गाई जाती है, इस गाथा में जो मेन शैली है गाने की, वो क्या है, नायक नायिका का जो आपस में संघर्ष होता है वो है। और निश्चल प्रेम की बात आती है, रानी कितना निश्चल प्रेम करती हैं, पति से प्रेम करती हैं, उसकी बात आ गई। एक परदेसी भाई था, उसका अपनापन यहाँ पर दिखता है कि जो उसका कुछ भी नहीं था वो सगे भाई से भी ऊपर हो गया, ऐसा दिखता है वहां पर अपनापन। और यहाँ पर दैवीय शक्ति दिखती है, शिव पार्वती जी जो दैवीय शक्ति है, उनको पुकारने पर वो आकर वो रानी को जीवित कर देते हैं, ऐसी उसमें पावर्स आ गई थी। अब देखिए पति पीड़ा के बाद भी प्रेम की यहाँ पर जो पराकाष्ठा दिखती है वो इस गाथा में गाई जाती है। तो इन सारे प्रसंगों से होते हुए पूरी गाथा का निर्माण किया गया है, जो गाथा प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। तो अहिमन रानी की गाथा एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, जो नारी समाज को कुछ संबल प्रदान करता है और पति के प्रेम की ओर बढ़ाता है। तो इस गाथा में जितनी भी बातें की गई हैं उनमें से अगर जहां जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन आता है उसकी आप तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अहिमन रानी की गाथा
क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, सिर्फ महारानी और राजा का जो मैचिंग है वो आया हुआ है। अंदर की जो क्वेश्चन आते हैं आप उसकी तैयारी कर लेंगे।